हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। गाइस, आज है 11 नवंबर 2022। तो आज जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर है वो 235वें नंबर का लेक्चर है। तो धीरे धीरे हम लोग सफ़र को आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो प्लीज़ इसको, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर। तो चलिए पहले देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 के लिए, अक्टूबर 2022 के लिए ऑफ लिए पुरुष, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है पुरुष खिलाड़ी में। ये थोड़ा सा मैं करेक्शन करके तभी पीडीएफ भेजूंगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए था कि हाल ही में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है? ये विराट कोहली को चुना गया है। किसे चुना गया है? ये से विराट कोहली को चुना गया है। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करती हूँ क्वेश्चन को। यस, यहाँ पे एक काम करिए, इसको हटा दीजिए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष श्रेणी में किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को चुना गया है। किसे चुना गया है? विराट कोहली को चुना गया है। और महिला श्रेणी में अगर वही देखा जाए, महिला श्रेणी में किसे दिया गया? निदा डार को। किसे? निदा डार को, जो कि कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं। कहाँ की हैं? पाकिस्तान की। तो इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूंगी। बस आपको ये ध्यान रखना, अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो वो विराट कोहली हैं। और आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में। और इसके हेड कौन है? वो हैं ग्रेग बर्कले। क्या है? ग्रेग बर्कले। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो पुष्कर मेला, देखिए, एक होता है पुष्कर महोत्सव और एक होता है पुष्कर मेला। तो ये हम पुष्कर मेला की बात कर रहे हैं, जो कि राजस्थान के अजमेर में किया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर के पुष्कर में इसका आयोजन किया जाता है। और पुष्कर, ये जो मतलब ये कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। ये जो है कार्तिक माह में आयोजित होता है, इसीलिए इसको कार्तिक मेला भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्तिक मेला भी कहते हैं। और अगर हम पुष्कर मेला की जगह यहाँ पुष्कर महोत्सव होता तो वो कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर नदी के महत्व को बताया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको क्रिएट हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो कौन है? केरल है। केरल जो है, ये जो 22 कैरेट है, 22 कैरेट बैंक दर के आधार पर लागू की जाएगी। यहाँ पर जो सोने की कीमत होगी 22 कैरेट बैंक दर के आधार पर लागू की जाएगी। तो ये कौन सा राज्य है जो एक समान कीमत लागू करने वाला सोने की है? वो है केरल राज्य है। केरल राज्य। अच्छा, ये बताइए कि गोल्ड के लिए एक खान प्रसिद्ध है जिसका नाम है कोलार खान। जिसका नाम है कोलार खान, जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है, उनके नाम क्या हैं? तो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो शिव नारायण चंद्रपाल हैं जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, और पाकिस्तान के अब्दुल कादिर हैं, और इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स हैं। ये इंग्लैंड की हैं, ये महिला हैं। इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स हैं, और वेस्ट इंडीज़ के शिव नारायण चंद्रपाल हैं, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर हैं। 3 को अभी इसमें टोटल जो है 109 को शामिल किया गया है, लेकिन ये 3 जो हैं अभी शामिल किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी के बारे में अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, इसीलिए इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। 21 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है? तो ये 21 से 30 नवंबर को मनाया जाएगा। कहाँ पर? संगाई महोत्सव जो मनाया जाता है मणिपुर में मनाया जाता है। और ये संगाई जो है, संगाई यहाँ पर मणिपुर में एक क्या है? वहाँ का राजकीय पशु है। संगाई जो है मणिपुर का क्या है? राजकीय पशु है। और ये यहाँ पे संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। और यहीं पर मणिपुर में एक डांसिंग डियर भी रहता है। क्या रहता है? डांसिंग डियर भी रहता है। डांसिंग डियर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये तो पता ही होगा, केबुल लामजाओ झील, जो लोकटक झील है मणिपुर में, केबुल लामजाओ, ये कहाँ पर है? मणिपुर में। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को मनाया जाता है।
इसमें क्या हुआ था, 9 नवंबर 1987 को एक एक्ट आया था, जिसमें कौन सा एक्ट, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट। 9 नवंबर 1987 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट आया था। और 9 नवंबर 1995 में इसी के तहत नालसा का गठन किया जाता है। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसी का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि निःशुल्क विधिक सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो वो दी गई है 39 के कैपिटल ए में दी गई है। एक 39 का स्मॉल ए है, तो यहाँ पर क्या है, समान जो मतलब नागरिकों के लिए आजीविका का साधन उपलब्ध कराना, ये 39 के ए में है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, 39 का जो कैपिटल ए है, यहाँ पर निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता जो है ये प्रदान की जाती है 39 के कैपिटल ए में, जो कि 42वें संशोधन अधिनियम के तहत ये की गई थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जस्ट कल ही मैंने इस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि विधिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। विधिक आयोग के जो इस बार के 22वें नंबर के बने हैं विधि आयोग के अध्यक्ष, वो कौन है, उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम है, ऋतुराज अवस्थी। तो क्वेश्चन बहुत डीपली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आपका डिस्कस करने वाली, ये मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके यूपीएससी की दृष्टि से हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि निम्न में से किस पर कब्जा और बिक्री वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और साइट्स के तहत क्या है, निषिद्ध है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर कब्जा और बिक्री वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और साइट्स के तहत क्या है, निषिद्ध है। तो देख लेते हैं क्या निषिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है मगरा ऊन, पश्मीना, शहतूश या चोकला ऊन। तो यहाँ पर जो गाइज होने वाला है यह है शहतूश। केवल 3 ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। शहतूश क्या होता है, शहतूश तिब्बती एंटीलोप, ये तिब्बती, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ तिब्बती एंटीलोप यानी कि इसको तिब्बती मृग भी कहा जाता है। मृग मतलब हिरन। तिब्बती मृग से जो प्राप्त, तिब्बती एंटीलोप यानी तिब्बती मृग से जो प्राप्त महीन अंडरकोट फाइबर होता है, ये इसी से प्राप्त एक महीन क्या है, अंडरकोट फाइबर होता है। अंडरकोट फाइबर, जिसे स्थानीय रूप से चिरू के नाम से जानते हैं। वहाँ पर स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं, चिरू के रूप में जाना जाता है। जो मुख्य रूप से तिब्बत में कहाँ पर, जो चांगथांग पठार है, कहाँ पर, चांगथांग पठार के उत्तरी भागों में रहने वाली प्रजाति है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और जो तिब्बती एंटीलोप है, इसका जो व्यावसायिक अवैध शिकार के कारण इनकी आबादी में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। अगर हम बात करें साइट्स की, तो साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। रिपीटिंग दिस, साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। मतलब हिंदी में अगर कहें, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। ठीक है। और इस कन्वेंशन में 1979 में क्या किया गया था, तिब्बती एंटीलोप को शामिल कर लिया गया था। क्लियर हो गया होगा। जिसके कारण जो शहतूश, शॉल और स्कार्फ की बिक्री और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसीलिए क्या है, ये निषिद्ध है शहतूश, जो है ऑप्शन 3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की गई है, इसमें कौन से देश शामिल हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन से। ये भी क्वेश्चन हम लोग बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मैंग्रोव अलायंस, क्या कह रहा है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की गई है, इनमें कौन कौन से देश अभी शामिल किए गए हैं।
तो भारत है, श्रीलंका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे इसमें क्या हैं, शामिल। भारत, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन इसमें शामिल हैं। और ये अगर देखा जाए मैंग्रोव, तो विश्व का जो सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र जो है, उसी के रूप में मैंग्रोव वन की महत्व को समझते हुए क्या किया गया, भारत जो है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी मैक में क्या हो गया, शामिल हो गया। मैंग्रोव वन की महत्ता को समझते हुए भारत इसमें शामिल हो गया। अब हम ये समझेंगे कि ये मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है क्या एक्चुअली। तो इसको क्या किया गया था, इस गठबंधन को मिस्र के, कहाँ पे, मिस्र के, यानी कि COP27 कहाँ होने वाला, मिस्र में। तो COP27 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इस गठबंधन में भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, स्पेन है, श्रीलंका इसमें शामिल है। इतना मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब हम आते हैं मैंग्रोव के बारे में। मैंग्रोव होता क्या है, तो यह एक झाड़ी है या एक कह सकते हैं छोटा वृक्ष है जो समुद्र तट के, ये समुद्र है तो इस तट के क्या है, किनारे किनारे ये उगता है। जिसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के क्या होती हैं, नीचे लवणीय तलछट में होती हैं और ये वन दलदली क्षेत्र में भी पनपते हैं। मैंग्रोव वन जो होते हैं ये चरम मौसमी परिस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। इन्हें जीवित रहने के लिए निम्न ऑक्सीजन स्तर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में, जो लाइन बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांश में पाए जाते हैं और ये कम टेम्परेचर वाले उच्च अक्षांश में जीवित नहीं रह सकते हैं। और जब मैंग्रोव पौधे मृत हो जाते हैं तो वे संग्रहित कार्बन का क्या करते हैं, मृदा में निपटान कर देते हैं, जिसे ब्लू कार्बन कहा जाता है। ब्लू कार्बन का भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। और मैंग्रोव वन जो है ज्वार चक्रवात के विरुद्ध जो है प्राकृतिक बाधा के रूप में काम करते हैं और ये हर साल देखा जाए तो $65 बिलियन से अधिक की संपत्ति के नुकसान को बचाते हैं, रोकते हैं। इस तरीके से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और ये जो मैंग्रोव होते हैं ये समुद्री जैव विविधता के लिए प्रजनन आधार भी प्रदान करते हैं। अभी रिपोर्ट आई थी, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आई थी, जिसमें ये बताया गया कि देश में जो कुल मैंग्रोव आच्छादन है वो 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का देखा जाए तो 0.15% है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए और ये क्वेश्चन यूपीएससी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात करें कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर 42.33% है। क्लियर। इसके बाद अगर देखा जाए तो गुजरात है, अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है। और पश्चिम बंगाल का सुंदर वन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अगर बात करें कि मैंग्रोव आच्छादित अन्य राज्य तो महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, गोवा है, केरला है, यहाँ सब भी है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसे किया गया है, डॉक्टर माधव हाड़ा को किया गया। इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनको ये प्रदान कर दिया गया है। उस समय घोषणा की गई थी और इस समय इन्हें प्रदान कर दिया गया है। कब दिया गया है, 9 नवंबर को ही ये प्रदान किया गया है। और इन डॉक्टर माधव हाड़ा को जो 32वां, ये भी ध्यान रखना 32वें नंबर का दिया गया है। और कौन सी कृति के लिए दिया गया है, तो उसका नाम है पचरंग चौला पहन सखीरी, इसी के लिए प्रदान किया गया है। और 31 भी दिया गया है। 31 दिया गया है किसको, मधु कांकरिया को दिया गया। मधु कांकरिया को प्रदान किया गया है। इनको कौन सी कृति के लिए दिया गया है, इनको दिया गया है हम यहाँ थे। किसके लिए दिया गया है, हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। और इसमें इनामी राशि कितनी है, 2.5 लाख रुपए जो है इनामी राशि दी गई है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इस पुरस्कार की शुरुआत पूछे कब हुई थी तो 1991 में हुई थी और ये राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बिहारी दिया गया पुरस्कार तो बिहारी लेखक को दिया जाता, नहीं, राजस्थानी लेखक को ये
प्रदान किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। किस बजट में इसको जारी करने का प्रस्ताव किया गया था? तो बजट 22-23 में इसको घोषणा की गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और ये होता क्या सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड? ये एक हरित परियोजना होती है, मतलब इसमें उस पर पैसा लगाया जाता है जिसमें कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो इस तरीके से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी क्यूएस ये 5 ने क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान जो है ये शीर्ष पर रहा है? तो वो है पेकिंग यूनिवर्सिटी। एशिया की यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। एशिया की लगभग 760 यूनिवर्सिटी शामिल की गई, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी शामिल है। अगर भारत में देखें भारत की, तो भारत की टॉप 100 में 7 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। भारत की टॉप 100 में 7 यूनिवर्सिटी शामिल है। और उस भारत में पहले नंबर पर जो है वो आईआईटी बॉम्बे है। आईआईटी बॉम्बे है जिसका ओवरऑल रैंकिंग 40 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा 2023 की? ये भारत करने वाला है। और भारत कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, जो रिवीजन करने से पहले जो आज का थंबनेल था उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिस्कस करने वाले कि अंतरिक्ष में जो है चाइना बंदरों को भेज रहा है। तो अंतरिक्ष में जो चीन का एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इसको भी मैंने अपने करंट में पढ़ाया था, तियांगोंग। तो चीन का ये है तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है ये बनकर तैयार हो गया है। तो इसी में ये एक बड़ा प्रयोग करने वाला है, जो आपको बड़ा प्रयोग करने वाला है। क्या प्रयोग करने वाला है कि यहाँ पर चीन की जो स्पेस एजेंसी है वो अंतरिक्ष की जो ज़ीरो ग्रेविटी है, अंतरिक्ष की ज़ीरो ग्रेविटी में लाइफ साइंस पर रिसर्च करने जा रही है। इसके लिए उसने क्या किया है, बंदरों को स्पेस में भेजने का फैसला लिया है। और बंदर को क्यों भेज रहा है? बंदर को स्पेस में भेजकर ये पता लगाने वाला है कि क्या यहाँ प्रजनन संभव है या नहीं है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो चूहे हैं, अफ्रीकी बंदर हैं, उन पर स्टडीज़ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि वे अंतरिक्ष में कैसे प्रजनन करते हैं और अपनी आबादी कैसे बढ़ाते हैं। इससे अंतरिक्ष के वातावरण में जानवरों के बर्ताव में बदलाव और प्रजनन से जुड़े जो पहलू होंगे उसको समझने में क्या होगी, आगे मदद मिलेगी। और अगर आपसे बात करें कि स्पेस में जाने वाली सबसे पहली जीव कौन सी थी, तो एक मधुमक्खी थी। और अंतरिक्ष में जीव की बायोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने के लिए मधुमक्खियों को यहाँ भेजा गया था। और 1942 में पहली बार नासा ने एक बंदर को स्पेस में भेजा था, लेकिन पहुँचने से पहले उसकी दम मतलब घुट करके वहाँ उसकी डेथ हो गई थी। तो अभी ये क्यों चर्चा में थे ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है आपके साथ। तो चलिए कल का रिवीजन करते हैं फटाफट। कहाँ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया जा रहा है? लंदन में। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ होगा? नोएडा में होगा। थर्ड है, एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे। अनुच्छेद 355। कहाँ पर रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया? बंगाल की खाड़ी। यूपी सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की? वर्ष 2041। यहाँ पर 2022 को किसने बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया? प्रसार भारती। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की? स्पेस। भारत का विधि आयोग है सरकार की अधिसूचना के माध्यम से गठित एक गैर सांविधिक निकाय। कौन पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया? MT वासुदेवन नायर। और आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? जगदीप धनखड़। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? 553। ग्रीन वॉशिंग का सबसे सटीक परिभाषा? जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर हो रही प्रगति की झूठी तस्वीर प्रदर्शित करना। उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस 9 नवंबर। राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण करवाया गया है और किसके द्वारा करवाया गया है? ये करवाया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा करवाया गया है। और इसमें ये रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तैयार की है इसमें बताया है कितने भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की गई है? 576। ये भी आपको ध्यान रखना है, 576। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है विक्रम S है।
बेली के स्पोर्ट बेल मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने? सुभाष बाबू। देश के इतिहास में मौरा हेली पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई हैं, अमेरिका के मैसाचुसेट्स से संबंधित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो कल फिर मिलते हैं, सॉरी कल नहीं मिलते हैं, अब मिलेंगे 2-3 दिन के बाद, लेकिन सारा मैं वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशानी हुई, तब तक जो भी लेक्चर है आप उसको ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।